अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज पूरी कौम सोग मना रही है। आप सब लोग जानते हैं कि यूनान में जो कश्ती का जो हादसा पेश आया है वो एक कौमी सानहे के तौर पे उसको देखा जा रहा है और एकदम से हुकूमती मशीनरी भी एक्टिव हुई है। एक तरफ जो वज़ीर दिफा के एतराफ़ात आप सुन रहे थे, बड़े संगीन एतराफ़ात हैं जो उन्होंने आज कौमी असम्बली में किए हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तहकीकाती कमेटी कायम की गई है जिसकी तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। FIA की तरफ से रिकॉर्ड तलब किया गया है। वजारत दाखिला एक्टिव हुई है, उन्होंने भी एक कोऑर्डिनेशन सेल कायम किया है और एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आज की अखबारी खबरों में ये भी कहा गया कि 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हैं, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि वज़ीराबाद से 2 इंसानी स्मगलर्स भी पकड़े गए हैं। एग्जैक्ट क्या इनके नंबर्स हैं वो हम कार्रवाई कहाँ तक एग्जैक्टली पहुंची ये हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अब तक की जो बुनियादी तौर पर इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो यही बताती है कि बुध को जो ये हादसा पेश आया था इसमें 78 अफराद हलाक हुए। कुल बताया जा रहा है कि कुछ 750 अफराद थे जिनमें से 104 लोगों को बचा लिया गया है। इत्तलात ये भी है कि इसके अंदर 300 से 400 पाकिस्तानी नौजवान थे जिनका ताल्लुक भी एस्टिमेटेड बताया जाता है गुजरात, लाला मूसा, सियालकोट और आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली। यहाँ से ज़्यादातर ये जो है वो ख़ास तौर पे नौजवान थे जिनको इन एजेंट्स की तरफ से, इन इंसानी स्मगलर्स की तरफ से सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए गए थे और कहा गया था कि आप यूरोप जाएंगे, आपके लिए हालात मुख्तलिफ होंगे, बड़े अच्छे हालात होंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये जो वाक़या पेश आया इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए। आप लोगों को याद होगा ये पहला वाक़या नहीं है, कुछ अर्से क्योंकि हमारी यादाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ये 26 फरवरी को एक वाक़या और भी पेश आया था जहाँ पर लिबिया से इटली जाने वाली कश्ती डूबी थी और उसके अंदर और भी लोग थे, लेकिन एक जो नाम था जिसने हिला कर रख दिया था सबको, वो कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ी थी शाहिदा रज़ा। सो उनकी हलाकत होना, उनके उसको देखते हुए सब बहुत परेशान हुए थे कि क्या ऐसे हालात बनते हैं कि नौजवान जाते हैं। अब वो बात तो खैर सेकेंडरी हो जाती है कि हालात वाक़यात क्या होते हैं और क्या मुहर्रिकात बनते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियासत जिसको मालूम है सब कुछ, जो वज़ीर दिफा कह रहे थे कि हमें मालूम है कि ये लोग कैसे जाते हैं और एयरपोर्ट से जाते हैं तो कौन कौन इदारे जो है वो उनके साथ शामिल होते हैं, इसकी आला कार बने हुए होते हैं। तो अगर मालूम है तो रियासत जो है वो इस बार चंद लोगों को गिरफ्तार करने से ज़्यादा बड़ा कोई एक्शन लेगी, क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर बात होगी। और इससे बढ़कर मैं चाहूँगी कि ये जो स्पेसिफिकली वाक़या है इसमें बुनियादी तौर पर जो यूनानी कोस्ट गार्ड्स हैं उनके रवैये के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने गफलत बरती है। बड़े पैमाने पर यूनान में एहतजाज इस वाक़े के ऊपर तो हुए हैं, लेकिन जो मुतज़ाद बयानात हैं यूनानी कोस्ट गार्ड्स के उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या तज़ादात है जो उनके बयानात के अंदर सामने आए हैं। बहुत ही रेलेवेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पे बात करने के लिए। सिकंदर किरमानी BBC के मारूफ सहाफ़ी हैं और राना अब्दुल जब्बार साहब एडिशनल DG नॉर्थ हैं FIA के। इनके अलावा हमारे साथ सेनेटर बहरामन तंगी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो भी मौजूद है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे क्योंकि बहुत अहम है ये जाना जाए कि क्या सोच पाई जाती है इस मामले के ऊपर। ये जो इंतहाई हम एक साइड के ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक इंसानी साइड है और नौजवान जितने होपलेस हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं इस पहलू के ऊपर भी इन दोनों शख्सियात से बात करूंगी। पहले मैं सिकंदर आपकी तरफ आऊंगी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आप बहुत इंटेंसिवली इस मामले के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, आप ग्रीस में मौजूद भी थे, इससे पहले आपने तमाम चीज़ों को लाइव रिपोर्ट किया वहाँ से। सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो आपके कुछ कॉलीग्स ने BBC के पॉइंट आउट की हैं, जो शिप ट्रैकिंग सिस्टम है उससे जो डिटेल्स सामने आई हैं, फिर दूसरी तरफ जो सर्वाइवर्स के बयानात हैं जिनको आपने भी कवर किया है, और फिर तीसरी तरफ ये कोस्ट गार्ड्स का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका अपने स्टेटमेंट्स हैं, कि आपने बेसिकली सिकंदर क्या कॉन्ट्रडिक्शंस देखी हैं इन तमाम बातों में? जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करता हूँ कि मैं पहले BBC के साथ था, अभी चैनल 4 न्यूज़ के साथ हूँ, एक दूसरा चैनल है इधर UK में। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बस कुछ चंद दिन के लिए यूनान में था, अभी वापस आ गया हूँ लंदन पर। यूनान में 2 शहरों में था, एक कालामाटा वो कोस्टल टाउन है जहाँ बहुत सारे रिश्तेदारों विक्टिम्स का उधर चले गए थे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद मैं एथेंस में था, यूनान का कैपिटल सिटी, उधर मैंने बात की कुछ सर्वाइवर्स के साथ। तो पहले अगर हम शुरू से शुरू करते हैं कि ये कश्ती जो था वो कैसे डूब गया, तो शुरू से यही कंफ्यूजन चल रहा था क्योंकि कोस्ट गार्ड का एक नैरेटिव था कि शिप उन्होंने राब्ता किया मुख्तलिफ दफ़ों पर
शिप के साथ डूबने के पहले, जारी बात है। और वो कह रहे थे कि शिप कह रहे थे कि हमको कोई मदद नहीं चाहिए, हम इटली की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ नहीं की, मतलब कोस्ट गार्ड ने कोई रेस्क्यू अटेम्प्ट नहीं लॉन्च किया। लेकिन दूसरी तरफ से एक चैरिटी है, वो भी रास्ते में थे कुछ मुसाफिरों के साथ। और वो चैरिटी कह रहा था कि ये हमारे पास ये कॉल्स आ रहे थे पैसेंजर्स से। वो पैसेंजर्स में बड़े बड़े खौफ के साथ थे। वो कह रहे थे कि हमारा इंजन रुक गई, हमारे पास कोई खाना नहीं है, पानी नहीं है, हमको प्लीज मदद कर ले। तो शुरू शुरू से ये भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था कि ये कशी से था, ये डिस्ट्रेस में था या ठीक जा रहा था। अभी बिल्कुल लग रहा है कि ये डिस्ट्रेस में था, क्योंकि ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन से भी ये पता चल जाता है कि ये कुछ घंटों के लिए मतलब तकरीबन रुक गई। शायद उन्होंने कुछ 30 माइल्स ब्रीज कोस्ट गार्ड अभी कह रहे मूव किया। मरीन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन बता रहा है कि उससे कम सफ़र किया, लेकिन वो ठीक नहीं जा रहा था। और जो मैंने बात की सर्वाइवर्स के साथ, वो कह रहे थे कि उसी दिन डूबने से पहले काफ़ी घंटे पहले वो इंजन रुक गई, तो शिप कहीं नहीं जा रही थी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अभी ये कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है कि ये कश्ती कैसे डूब गई, क्योंकि सर्वाइवर्स कह रहे थे, मुझे भी कहा था फेस टू फेस, मैंने बात की उनके साथ, जो सर्वाइवर्स है वो जिनको रेस्क्यू हो गया, वो अभी एक माइग्रेंट प्रोसेसिंग सेंटर में है एथेंस में। तो मैंने उनके साथ कुछ बात की। वो कह रहे थे कि कोस्ट गार्ड ने एक रोप के अटैच करने के लिए कोशिश की, और उसके बाद मतलब 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो कश्ती डूब गई। मतलब वो जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की तरफ दे रहे थे कि उन्होंने कश्ती को नुकसान किया ना, शायद गलती से, शायद पता नहीं, लेकिन वो जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की तरफ दे रहे थे। लेकिन ये कोस्ट गार्ड कह रहे थे कि ये बिल्कुल हमने नहीं की, हमने रोप अटैच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ 2-3 घंटे पहले। तो अगर बोट डूब गई, वो मतलब हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें। तो अभी यही कंफ्यूजन चल रहा है। और लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी गुस्से में हैं, कि जाहिर बात है, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे आपके इंट्रोडक्शन में, कि लग रहा है कि 750 लोग अनफॉर्चुनेटली फोत हो चुके हैं इसमें। बहुत बड़ी एक तो ये तादाद है, और फिर अभी भी कुछ कंफर्मेशन का तो इंतज़ार है। सिकंदर, ये आप हमें कंफर्म करते हैं कि सर्वाइवर्स डायरेक्टली समझते हैं कि ये जो कोस्ट गार्ड्स है यूनानी, उनकी तरफ से ये गफलत हुई है। मैं राना साहब आपकी तरफ से आऊँगी। एक अपडेट इसके अंदर ये हुई है कि जो नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया, तो मैं यहीं से आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं कि सबको मालूम है कि ये लोग एयरपोर्ट से गए हैं, तो इसके अंदर वो इशारतन यही बात कह रहे हैं कि कौन कौन और मुलविस है, सबको मालूम तो होता है। वो ये कहते हैं जब जा रहे होते हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जाता। ये हमारे वफाकी वजीर का आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है इस वाक़े की, जिस वक्त ये तहकीकात हो रही हैं और बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन हो रहा है। तो आपसे राना साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये उनका इल्ज़ाम और ये तासुर देना दुरुस्त है कि हमारी अपनी अथॉरिटीज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कि इन लोग किस तरीके से निकले, ये सवाल सबसे पहले उठना चाहिए। जी शुक्रिया। ये जो रिसेंट इंसिडेंट है, जो ट्रेजेडी है, वो डेफिनेटली उसका जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, जो कि उसका क्राइसिस है, वो बिल्कुल सबके सामने है। मोस्टली जो लीबिया वाला रूट है, उसमें जो ट्रैवलिंग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन वैलिड डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट, और प्लस लीबिया का वीज़ा चूँकि वो इजीली मिल जाता है, या जो ट्रांजिट कंट्रीज़ हैं जिसमें दुबई शामिल है, वहाँ का वीज़ा इजीली मिल जाता है, और वहाँ से आगे वो लीबिया का वीज़ा ले लेते हैं, वो वहाँ तक जाते हैं। यस, इस हद तक बात दुरुस्त है कि जी इनकी जो प्रोफाइलिंग है एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन व्हाइल हैविंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, वो यकीनन शायद उसमें किसी जगह पर कोताही होती हो, और उसकी वजह से वो लोग चले जाते हैं जो कि वैलिड वीज़ा तो रखते हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा होता कि वो लीबिया में अगर टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी जारी है जो कि जिसको वो देखने जा रहे हैं। तो यस, उसमें एक लीगल इशू भी है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास एक वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो उसको रोकना या उसको ना चढ़ने देना जहाज़ पर, वो भी एक किस्म के राइट्स का इशू बनता है। बट अगर मैं आपके साथ फिगर शेयर करूं, तो 2022 में FIA ने 19,055 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर हैविंग वैलिड visa, valid documents on the basis of these profilings. But still, there are so many persons, passengers
जो कि चले जाते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग उस तरह से नहीं हो पाती और वो लीबिया में पहुंच जाते हैं या किसी और कंट्री में जहां से उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर उसको यूज़ करके तो जो उनकी इंटेंडेड माइग्रेशन प्लेस है उधर जाना है। लेकिन हमें एक बात इसमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये प्राइमरीली एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है जिसमें पुश एंड पुल फैक्टर दोनों के दोनों मौजूद हैं। यहाँ से जो कंडीशंस हैं या उनकी जो फैमिली के इर्द गिर्द रहने वाले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है उसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहते हैं। और ऑन द अदर साइड जो कि जिस कंट्री में वो जा रहे होते हैं वहाँ पर उनकी कोई ना कोई ऐसा पुल मौजूद होता है किसी फैमिली मेम्बर की शक्ल में, किसी यार दोस्त की शक्ल में, कि वो उनको ल्योर करता है कि जी आप इधर आइए। बट ऑल सेड एंड डन, जो लास्ट इंसिडेंट आपने बात की 26 फरवरी वाली, उसमें जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो हमने उसी वक्त 14 के करीब FIR दर्ज की थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कंप्लेनेंट जो है वो रिलेक्टेंट होता है कि वो कंप्लेंट करे। और आपके प्रोग्राम के तवसत से यकीनन मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने तमाम विक्टिम फैमिलीज़ को कि वो इसमें रिपोर्ट करें और इसमें आगे आएँ। वो किसी भी सूरत जो इंटेंडेड इमिग्रेंट है, जो माइग्रेंट है, वो किसी भी सूरत नए कवानीन के मुताबिक वो अक्यूज़ नहीं है, वो विक्टिम है और वो विटनेस है और उसको विटनेस की वो तमाम प्रोटेक्शन हासिल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो वो आगे आएँ, वो रिपोर्ट करें। और जो लास्ट हमारा इंसिडेंट था उसमें जो मेन जो कल्प्रिट था सईद सनारा उसका नाम है, और वो हमने गिरफ्तार किया और वो अभी भी जेल में है और उसकी प्रोसिक्यूशन चल रही है। लेकिन उसको सज़ा उसी वक्त होगी जब हमारा विटनेस जो है वो हमारे साथ खड़ा होकर कोर्ट में उसके लिए गवाही देगा। तो ये इसके प्रोसिक्यूशन के इश्यूज अपनी जगह पर, बट स्टिल इस इंसिडेंट में भी FIA जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है और 6 के करीब अभी जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हुए हैं जो कि मेन एक्यूज्ड हैं इस पूरी क्राइसिस के। तो हम अपना काम इसमें जारी रखेंगे और हमारी कोशिश 6 के करीब है। मैं जब्बार साहब क्विकली एक और चीज़ भी अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, क्योंकि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स की हद तक अभी तक तो बात हो रही है, लेकिन ये पसरूर का एक 27 साल नौजवान है। अब ये इसको रिपोर्ट किया गया मीडिया में कि उसके वालिद जो हैं वो ये कहते हैं कि एजेंट ने एक तो वादा किया था कि कानूनी तरीके से लेके जाएंगे और दूसरा उनके साथ जो उसका पार्टनर था उनके बेटे जिस एजेंट के जरिए गया है तो वो FIA का मुलाजिम भी था। इस पहलू के ऊपर भी होगी ताकि आपका जो इदारा है उसका अगर नाम इस्तेमाल किया जा रहा है या हकीकी तौर पर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उनके भी नाम सामने आए। जी डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी पहले ही ऑर्डर कर दी गई है और उसके साथ जो डायरेक्टर लाहौर हैं हमारे वो इसको इंक्वायर कर रहे हैं और विदिन 24 आवर वो इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, भले FIA का है, भले वो आम किसी पब्लिक प्लेस का है, कोई सिटीजन है, उनके खिलाफ बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी क्योंकि ये वो क्राइम है जिसकी सज़ा उम्र कैद तक जा सकती है। सिकंदर, आपसे आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि अब एथेंस में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो पूरी दुनिया ने देखे, वहां पर क्या डिमांड्स थी? यूनाइटेड नेशंस ने भी इस मामले में यूनानी जो अथॉरिटीज़ जो कोस्ट गार्ड है उनके जो रोल है उसके बारे में कहा है तहकीकात का। तो आप समझते हैं कि कोई ग्रीक अथॉरिटीज़ एक्शन ले रही हैं, इस पहलू पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए ये समझना है कि ग्रीक हुकूमत जो है अभी उनका इलेक्शंस होने वाला है, लेकिन जो पिछले हुकूमत था वो लग रहा है कि दोबारा से आएंगे। ये काफ़ी टफ अप्रोच ले चुका है इमिग्रेशन और माइग्रेशन के ख़िलाफ़। मतलब उनके लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये बोट्स जो आते हैं उन्होंने रोक लिया। तो कुछ वीडियोस भी माजी में आ चुके हैं जिसमें वो उनका कोस्ट गार्ड जो है कुछ एक बोट आ रही है शायद टर्की की तरफ से, वो बोट को फिजिकली पुश बैक कर लेते कि आप हमारे समंदर में, हमारे जगह में, हमारे इलाके में नहीं आ सकते। तो इस पर भी माजी में काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्रिटिसाइज़ किया ग्रीक अथॉरिटीज़ को। और अभी भी यही शक पड़ता है लोगों पर कि शायद ग्रीक कोस्ट गार्ड ने इस बोट को मदद नहीं किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो लोग यूनान में ना आ जाए। ये उनका शक है। जाहिर बात है वो कोस्ट गार्ड उसको डिनाई कर लेता है, लेकिन इसलिए ये प्रोटेस्ट आ चुके हैं क्योंकि यूनान के अंदर लोग भी हैं जो शक करते हैं कि शायद कोस्ट गार्ड ने एम्पैथी सिंपैथी के साथ नहीं बिहेव किया और उनका टफ अप्रोच लिया और इसलिए उनको जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जाहिर बात मैंने खुद बहुत पाकिस्तानी फैमिलियों के साथ बात की जो कालामाता और एथेंस में थे। वो जाहिर बात है काफ़ी गुस्से में थे ये
ग्रीक हुकूमत के साथ, और वो सवाल पूछते हैं कि आपने क्यों इस बोट को रेस्क्यू नहीं किया। लेकिन कुछ लोग भी थे जो काफ़ी गुस्से में थे पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी स्टेट के साथ। वो उनको कह रहे थे कि देखिए हमारे मुल्क में नौजवानों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और सिर्फ इसलिए वो लोग इस तरीके से आ जाते हैं और इसलिए वो फोत हो जाते हैं। हमने बात की एक फादर के साथ जो कोयराटा के पास रहता है। वो कह रहा था कि मेरा बेटा 4 दफ़ा पहले कोशिश की यूरोप जाने के लिए, 4 दफ़ा। ये दफ़ा उसने बोट पर ऊपर गया, लेकिन ये हुआ उसके साथ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर और राना अब्दुल जब्बार साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और इस अहम इन्फॉर्मेशन के लिए। जिस तरीके से नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, यूनान की जो कोस्ट गार्ड्स है उनके किरदार के ऊपर सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और सिकंदर हमें ये भी बताते हैं कि जो इस वाक़े के अंदर जो लोग थे, जो नौजवान थे, उनके जो लवाहिकीन है वो पाकिस्तान में मौक़े न होने का भी शिकवा करते हैं और इस सूरत हाल को भी एक ज़िम्मेदार करार देते हैं। अब मैं जो सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफनान साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। पहले मैं सेनेटर बैरामंद साहब की तरफ जाऊँगी, जो ये बात हो रही सर, आप दोनों का इस पर कॉमेंट। सेनेटर साहब, आपने यूनाइटेड नेशंस में भी एक दफ़ा एक तकरीर की थी जिसके अंदर आपने इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बात की थी। तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ, लेकिन पहली बार ये वाक़या पेश नहीं आया। क्या वजह है कि हम इस मामले को रोक नहीं सके आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल जब मैं यूनाइटेड नेशन स्पीच करने के लिए, तो मेरा टॉपिक था माइग्रेशन इश्यूज़ पे, और मैंने इलीगल माइग्रेशंस एमिग्रेंट्स को मैंने डिस्करेज करने की कोशिश कहा था कि अगर इलीगल जो लोग आते हैं, अगर उनकी राइट्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो इलीगल लोग आते हैं, जैसे अभी 700 में से 104 को बचा के बाकी सब शहीद हो गए, तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोग पहुंचते हैं। अगर हम 100 में से 2 बंदे पहुंचते हैं और 98 बंदे मर जाते हैं, हमें चाहिए कि इनकी जो कंडीशंस है लीगल तौर पे हम उनको आसान बना दें, ताकि लोग जब यूरोप और कंट्रीज़ में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कि वो आसानी से मिडिल लोअर क्लास जा सके और वहाँ पर लीगल काम करें। देखिए, यहाँ बात यह है कि अभी जो कुछ हो रहा है आज, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को और आपको, कि आज जो इशू है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये इशू है, जिसमें 300-400 पाकिस्तानी बच्चे भी, वो भी किसी के बच्चे होंगे। हम तमाम जो 700 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनमें से फॉरनर भी हैं, मुसलमान भी होंगे, सबकी मौत पे हम अमज़दा हैं। लेकिन क्या एक हफ्ते के बाद ये दफन नहीं होगा ये इशू? क्या इदारे कहाँ हैं अभी? अब जो फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा कि एयरपोर्ट्स पे प्लान इदारे इन्वॉल्व हैं। क्या एयरपोर्ट के अलावा बाई रोड लोग नहीं जाते? क्या क्वेटा से ईरान और ईरान से फिर मतलब कि वहाँ तुर्की लोग नहीं जाते हैं, जो पहाड़ों पे जाके भूख से प्यास से मर जाते हैं? और भूख प्यास से तकरीबन आई थिंक कि लोग रोज़ाना जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, और वहाँ भूख प्यास से 100 मर जाते हैं, पहाड़ों में मर जाते हैं, दरियाओं में मर जाते हैं। तो वो कौन लोग हैं? कौन से इदारे उसमें शामिल हैं? अगर हम वॉलंटियरली लोग मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में जो ट्रस्टेबल लोग हो, अगर जैसे FIA है, अगर FIA किसी गांव में ट्रस्टेबल लोगों को अपना वॉलंटियर बना दे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ये लोग इनको महबर कहते हैं, नहीं, इसको आप वॉलंटियर बना दें, उनको सिखाएं कि ताकि वो आपको सपोर्ट करे, आपकी मदद करें कि कौन कौन से लोग मोहल्ले गली में इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या ये जो इस बड़े हादसे में जो इन्वॉल्व है, ये पूरे मुल्क में घरों तक ये नेटवर्क पहुंच चुका है। अगर सरगोना पकड़ा गया तो क्या उसका भी वकील होगा ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूं लायर कम्युनिटी की, पूरी पाकिस्तान की लायर कम्युनिटी को, कि ऐसे लोगों की वकालत न करें, ताकि ये निशान इबरत बने और हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ न खेले। तो मैं समझता हूं कि आज का जो हादसा है बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन इससे पहले क्या हमारी जो हॉकी प्लेयर थी, बिल्कुल वो कोई छोटा वाकया तो नहीं था, हम तो उस पे वो एक हफ्ते हम रोए हैं और एक हफ्ते के बाद वो दफन हो चुका है। अभी इसी तरह ये हादसे को भी एक हफ्ते बाद हम
दूसरी इश्यूज पे बात करेंगे, ये भूल जाएंगे। कलेक्टिव मेमोरी का प्रॉब्लम है। मैं सेनेटर अफनान साहब आपकी तरफ लेके आऊंगी। जो बात सेनेटर बैरमन कह रहे हैं और वो दुरुस्त कह रहे हैं कि किस ग्रास रूट लेवल के ऊपर इस पे काम होना चाहिए, लेकिन जब खुद हमें वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि इदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर बेनिफिशरीज इंसान सोचता है कि इन सारी चीज़ों का कौन कौन और कहाँ कहाँ पे होगा, जो इस हवाले से आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तल्ख बातें ही हैं। हम यौम सोग आज बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हम हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई यौम सोग मना रहे होते हैं। लेकिन ये तो अफनान साहब आप नहीं समझते कि कुछ वैसे ही हालात कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए कि इन नौजवानों को क्या ख्वाब दिखाए गए, ये कितने स्किल्ड थे या कितने नहीं थे, लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो उस जहाज़ के साथ लटक के जिस तरह लोग जा रहे थे, कुछ वही वाला मामला नहीं हो गया हमारे साथ यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो है वो इंसिडेंट है, और ज़ाहिर है इस पे दिल खून के आंसू होता है कि इतने सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो जो है वो इस तरह कश्ती डूबने से जो है वो जहाँ भाग हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग ज़्यादा शर्म का मुकाम जो है, सबसे ज़्यादा बल्कि शर्म का मुकाम उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने ये पूरा का पूरा ये जो बनाया हुआ है पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का एक इलीगल सिस्टम, ये थ्रू ईरान एंड अफ़गानिस्तान, और जो लोग और जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी ये बाइस शर्म है कि जो पैसा वो कमाते हैं हराम का, उसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं। तो शर्म तो वैसे भी क्या कहते हैं एक बड़ी रेयर चीज़ होती जा रही है, कमी आती है लोगों को, लेकिन ये है शर्म का मुकाम ही कि कैसे जो है वो ये बेचारों को जो है वो इस तरह बाहर लेके जाया गया और फिर वहाँ से ये लोग डूब गए। और दूसरा मेरा जो है ये है कि आवाम को भी इस बात का ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि देखें, कोई भी आके आपको कोई सब्ज़ बाग दिखाता है तो आप उसकी बातों में ना आए। पाकिस्तान से बाहर जाने के कानूनी तरीके मौजूद हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लॉन्चों में बैठ के जाएं, आपको यहाँ से पासपोर्ट बनवाएं, अपना वीज़ा का प्रोसेस करें। इतने अगर हज़ारों डॉलर ही आपने खर्च करने थे तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते। पहले कहीं ऐसे बहुत सारे मुल्क है दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी जा सकते हैं, आराम से वीज़ा मिल जाता है, पहले वहाँ चले आते आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक तो वो ख्वाब थे और फिर जल्दी थी और पता नहीं क्या था, और पैसे भी खर्च कर दिए इतने सारे, और एंड में रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने। मैं इसमें सेनेटर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जो अफनान साहब बात कह रहे हैं कि दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। देखिए, अफनान साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं यहाँ बता दूं कि इतनी अवेयरनेस है। देखिए, जब गांव में एक बच्चा जाते हैं तो वो अपनी शादीशुदा बहन से ज्वेलरी लेके वो सेल करते हैं या उधार लेते हैं। हाँ। उसके घर पे गाय बकरी वगैरह वो सेल करते हैं। इस तरीके से वो पैसे इकट्ठे करके वहाँ एजेंट को देते हैं। लेकिन क्या जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उन इदारों को पता नहीं कि प्लानी गांव में या प्लानी तहसील में, प्लानी यूनियन काउंसिल में प्लाना बंदा इस काम में इन्वॉल्व है? वो तो सालों साल ये काम करती है। तो मैंने जो वॉलंटियर्स की बात की, ये इसलिए मैंने बात की कि वो वॉलंटियर्स, उनको पता है कि मेरे गाँव में कौन कौन इस एंटी स्टेट एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है, उनसे आप मदद ले लें। लेकिन अवेयरनेस जब तक ना हो कि अगर आप फिजिकली कम्युनिटी में जाके अवेयर ना करें आवाम को कि ये जो आदमी काम करे ये क्या करते हैं, जब तक अवेयरनेस ना हो तो आपका बेटा, मेरा बेटा, अफनान का भाई, अफनान का बेटा जाएगा, वो उधार लेके जाएगा बाहर मुल्क। सही, यही वो बात ही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं नाजरीन। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और मैं ये समझती हूँ रूट करते हुए कि हमें इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह है। ये तो वो नौजवान थे जो इस तरीके से गए हैं, लेकिन हम और भी, आप सब जो घरों में भी देख रहे होंगे, हर घर में कोई ना कोई ऐसा नौजवान है जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सिर्फ देख रहा है कि उसने अब किस मुल्क में जाना है। और एक पाकिस्तान में रिकॉर्ड तादाद पिछले 1 साल में मुल्क से नौजवानों की तालीम हासिल करने के बाद बाहर जा चुकी है दूसरे ममालिक के अंदर। तो इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह है कि नौजवानों को अब मुल्क के अंदर अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता तालीम हासिल करने के बाद भी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की जो खबरें थीं वो किस हद तक अभी भी कायमो दायम हैं, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान भी आ चुका है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक इकदाम कर चुके हैं। इस पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल परसों से खबरें गर्दिश कर रही थी और उससे पहले से इनफैक्ट कुछ लोग
ये पेश गोई कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी मामला ठन चुके हैं। फिर जो स्वात में जलसे से खिताब किया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, उसके अंदर उन्होंने अपने एतराज़ात रखे सामने। पहले मामला थे चेयरमैन PCB के, चेयरमैन नादरा के, लेकिन अब उन्होंने सैलाब के मुतासरीन के लिए रकम ना देने के ऊपर ये खबरदार किया वफाकी हुकूमत को कि फिर हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। सो आज इस हवाले से अहम खबर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिंध के मुतासरीन सैलाब के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। फिर कुछ हालात हमें बेहतर होते हुए नजर आए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोई इख्तलाफात नहीं है इस इत्तेहाद के दरमियान। सो क्या मामलात ऐसे ही हैं या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो पोजीशन पीपल्स पार्टी ले रही है उसके से क्या मुराद है, इसके ऊपर आप बात करते हैं। मैं सेनेटर अफनान पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। साफ अल्फाज में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, आपके इत्तेहादी, उन्होंने ये कह दिया है कि हिम्मत करें अक्टूबर में इलेक्शन करवाएं। सो उन्होंने तो क्लियर पोजीशन ले ली है कि वो अक्टूबर में आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आपकी जमात की तरफ से क्लियर पोजीशन अभी तक नहीं है। एक तरफ हमने देखा ये बयान गर्दिश कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीटिंग रख के कहा है कि अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे, तैयारी की जाए, लेकिन लॉ मिनिस्टर जवाब पेश कर रहे थे कुछ दिन पहले तक इकोनॉमिक इमरजेंसी के। नहीं, देखिए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पोक्स वुमेन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने जो है वो टीवी के ऊपर आके वाज़े तौर पे ये बात की है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। और खाली उन्होंने नहीं की, इसके ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और हमारी तमाम लीडरशिप इस बात पे एग्री है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई वो नहीं अफनान साहब वो बरीउज़ ज़िम्मा नहीं करा अपने आप को कर रहे इन मौशी फैसलों से भी, कि उन्होंने आपके बजट के ऊपर भी एतराज़ात उठा लिए, जो कि आप लोगों के लिए अगले इलेक्शन में जाने से पहले अवामी हद तक जो पजीराई है या पॉपुलैरिटी उस एतबार से कंसर्न रहा है हमेशा से, और इंतखाब के हवाले से भी उन्होंने अखलाकी पोजीशन ले ली। देखिए, पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है अपना एक वर्जन है इन तमाम मामलात का, मगर मैं आपको ये ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि वो हमारे कोएलिशन पार्टनर हैं और जो तमाम अच्छे बुरे फैसले पिछले एक साल में हुए हैं उसके अंदर उनका उतना ही, क्या कहते हैं, वेटेज है जितना किसी और पार्टी की होगी। हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंटरनली जो है वो सारी की सारी कंसल्टेशन करके फिर फैसले करते हैं। जहाँ तक जो पैसों की बात की है उसके ऊपर भी आज प्राइम मिनिस्टर ने 25 अरब रुपए जो हैं वो जो रखे गए थे उनको आज रिलीज़ करने का कह दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है वो जो अगला इलेक्शन है उसके अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो माइलस्टोन्स पे, डिलीवरेबल्स पे और जो माजी में जो कुछ जिस पार्टी ने डिलीवर किया है उस पर बातें करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। और एक वो जो, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है हमारे ताल्लुकात वो वक्त के साथ साथ मैच्योर होते गए हैं। और बिलखुसूस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने साइन किया उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर 18वीं तरमीम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने की, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और पिछले साल फितना इमरानी को जो हमने शिकस्त दी मिलकर, तो हमारा एक हिस्ट्री बिल्ड हो गई है जिसके अंदर हमने एक दूसरे की मुखालफत भी की है और एक दूसरे के साथ काम भी किया है। और ऐसे ही होता है पाकिस्तान आप लोगों का दावा होता है कि उधर आप लोगों ने शिकस्त नहीं दी, पीटीआई के चेयरमैन को आप लोगों ने शिकस्त दी है, लेकिन दूसरी तरफ वो हालात व वाक़यात जो उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट किए, हमारा जो तज्जिया है वो ये कहता है कि वो खुद ही काफ़ी थे उनके लिए, जो उनकी जमात के लिए। तो जो इस वक्त सियासी माहौल के अंदर ज़मीन तंग हो चुकी है। मैं सेनेटर तंगी आपकी तरफ आऊँगी ये जानने के लिए कि क्यों महसूस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इनको हिम्मत करनी चाहिए आइन के मुताबिक अक्टूबर में। हिम्मत की क्या, किसको ज़रूरत है ज़्यादा? क्योंकि बयान तो मौलाना साहब के भी ये थे कि पीडीएम डिसाइड करेगी और जरदारी साहब के भी कि हम डिसाइड करेंगे इलेक्शन कब होगा। देखिए, इत्तेहादी हुकूमतों में मुख्तलिफ जमातें होती हैं और हर जमात का अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जब इत्तेहादी हुकूमत में होती है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत एहतराम करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक दूसरे के से शिकवे गिले न करें, बल्कि कमरे के अंदर बैठ कर हम फैसले करें। और अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत का बादशाह आज पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि वो चाहते कि हमारी जो रिजर्वेशन है वो कमरे के अंदर हो, इसलिए कि हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो, पाकिस्तान की जो इस वक्त अवाम मुश्किलात से दुचार है इनकी मुश्किलात को कम करे। और जो इमरान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और उनके शहदा के साथ और पाकिस्तान की डिग्निटी को पूरी दुनिया में बदनाम किया,
उसको शिकस्त देने के लिए ये इस्तेमाल है। अभी आते हैं हम कि छोटे छोटे इख्तिलाफात होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे इख्तिलाफात हैं, एक हमारी जलसे की स्पीच होती है जो कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी भी, इस वक्त तो हम इत्तेहादी हैं लेकिन उस वक्त भी हमने नहीं किया था जब हम अपोजिशन में थे। उसने मरियम बीबी के लिए असम्बली फ्लोर पे जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पे है, इसलिए कि हम जिस पे जुल्म होता है उनके साथ होते हैं। लेकिन सर कुछ चीजें तो फिर इब्हाम पैदा कर देती है ना। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कमरे के अंदर बैठ के मसाइल को हल किया जाता है और एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा, लेकिन जब बजट बन रहा है, कैबिनेट के अंदर आपकी जमात मौजूद है, अप्रूवल लिए जाते हैं, हर चीज़ डिस्कस हुई, एतराज़ात बाद में सामने रख दिए गए, स्वात में जलसा करते हुए और फिर बाद में पब्लिकली ये बात कहना कि आप लोग हिम्मत करें, तो पीपल्स पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि आप आज भी आइन के साथ खड़े। मेरे चेयरमैन की स्पीच का मकसद ये है, देखिए हम असेंबली की मुद्दत पूरे होने पर हमने हमेशा कुर्बानी दी है। हम समझते कुछ भी हो, 3 दफ़ा 10 मरतबा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, लेकिन असेंबली अपनी मदद पूरी करे। जब ये असेंबली अपनी मदद पूरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन होगा। लेकिन हिम्मत की जरूरत मुस्लिम लीग नून के अलावा किसको है इलेक्शन के लिए? देखिए ये तमाम मुल्क जो है इस वक्त मतलब जो सियासी जमातें उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किसी पर पाबंदी नहीं है। ना हम माइनस पे यकीन रखती हैं, न किसी पार्टी के ख़त्म होने पर यकीन रखती हैं। इसलिए कि शहीद बीबी ने जब मियाँ साहब चले गए बाहर, तो शहीद बीबी ने कहा था कि एक तहरीक शुरू की जिसमें पीपल्स अमीन फहीम साहब प्रेसिडेंट बने और पीपल्स मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल सेक्रेटरी बना इकबाल ज़फ़र जगला, जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पेशावर का प्रेसिडेंट था। तो हमने भी सवाल किया कि बीबी ये तो मुर्दा घोड़ा है, अब क्यों इसमें जान डालते हैं? तो बीबी ने कहा कि नहीं, हाँ मैं मजबूत पार्टी की, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत समझती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पार्टी कमज़ोर हो। अभी एक तो सियासी पार्टी की बात है, एक सियासी लीडर की बात है, और फिर एक सवाल किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रही हैं। तो बीबी ने कहा कि ये ओ मियां नवाज शरीफ नहीं है जो पहले थे, अभी उसने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, अभी वो समझ रहे कि ये जमहूरियत की चीज़ है, डिक्टेटरशिप की चीज़ है। तो अगर मैं और मियाँ साहब हम जमहूरियत के लिए काम इकट्ठा न करें तो कौन करेंगे? ठीक, अब ये मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, लेकिन फिर जिस किस्म के बयानात साथ साथ आ रहे हैं, ये वो आइडियल सूरत हाल सेनेटर साहब माजरत के साथ लगती नहीं है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम पे थी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मजीद क्या शको शुबात इस वक्त शफाफ इलेक्शन के हवाले से उठाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात की जो खबरें थी, इसको दोनों तरफ की लीडरशिप की तरफ से डिनाई किया जा रहा है। सेनेटर अफरान साहब, अब बात है इलेक्शंस के हवाले से, जो उसमें कल मैं तलाल चौधरी साहब का बयान सुन रही थी और ये सिर्फ उनका बयान नहीं है, इस किस्म की बातें आपकी पार्टी में से और भी लोग कह चुके हैं। सो वो ये कह रहे थे कि अगर ज़रूरी है कि इंतखाबात शफाफ हो जिसके ऊपर किसी का कोई सवाल ना उठे, उन्होंने कहा इस तरीके के इलेक्शन ना हो जो बाग में कश्मीर में जो हुआ है इलेक्शन या कराची मेयर का जैसा हुआ। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है इन दोनों इलेक्शंस के अंदर? देखिए, बात ये है कि जो बाग का इलेक्शन है उसकी तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, तो वो आवाम फिर खुद फैसला कर ले कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे जो टोटल पोलिंग स्टेशन थे उनका जो एवरेज टर्न आउट था वो 39% था, सिवाय 14 पोलिंग स्टेशंस के जहाँ पे 90% टर्न आउट हुआ है। अब 90% टर्न आउट जो है वो हमें भी मालूम है, बल्कि सबको सारों को ही पता है कि 90% टर्न आउट जो है वो नहीं होता किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। तो ये और जो है मामला ज़ाहिर है काफ़ी जो है वो मतलब कि गौर तलब था। अगर ये रिज़ल्ट निकाल दें तो हम 3000 वोटों से जीत रहे हैं वो सीट। कराची के जो मामला था मेयर का, उसके अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, तो वो मेयर बने। अगर हमारे वोट इनके पास ना होते और हाफिज़ नईम के पास चले जाते तो वो बन जाते। तो ये दो बातें हैं जो हकीकत है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आगे जाके अगले कुछ अरसे में ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन ईयर है, तो और मेन बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही हैं, तो ज़ाहिर है हमारे दरमियान कुछ ना कुछ तलखियाँ तो होंगी, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो है वो PTI वाले काम ना करें। जो पिछले 12 साल से इस मुल्क के अंदर हिजान की कैफियत थी और जो तूफ़ान बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी PTI और इमरान खान ने की है, उसको फॉलो ना करें। बाकी तो देखें, हमारा एजेंडा अलग है, हमारी पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, इनका अपना एजेंडा अपनी पॉलिटिक्स है, तारा वो अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे।
लेकिन सेनेटर तंगी साहब, जो फिर आप लोग कहीं उस पोजीशन में तो नहीं जा रहे कि हम ऑपोजिशन का कुछ थोड़ा सा तासुर देने की कोशिश करेंगे, हम ऑपोजिशन कर रहे हैं पूरे सिस्टम में होते हुए, क्योंकि ऑपोजिशन नाम की तो इस वक्त मुल्क के अंदर कोई चीज़ है नहीं। तो और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये कैसे फिर शफाफ इलेक्शन होंगे कि जब यहाँ पर मेयर कराची लेवल का जो एक इलेक्शन है उसके ऊपर इतने संजीदा सवालात उठ गए कि जमात इस्लामी फुल प्रोटेस्ट कर रही है उसके ऊपर, और हमने देखा कि बहुत सारे इल्ज़ामात जो हमारे मीडिया ने भी रिपोर्ट किए हैं उस इंतखाब के हवाले से। देखिए, मैं अपनी इत्तेहादी भाई की अपनान की जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं आता हूँ जमात इस्लामी के सवाल की तरफ। एक पार्टी की कराची में, पूरी कराची में एक MPA है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 MNAs और 15 MPAs हैं। एक MPA वाली पार्टी उठकर कहते हैं कि मेरे 133 सीट जो है ये मेरा हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो 155 जीते हैं ये इनका हक नहीं है, ये डाका है, बंदे गायब करने का ये डाका नहीं। पहले मैं इलेक्शन की बात करता हूँ। अभी जब उसने ये भी कहा कि अगर मैं मेयर बन जाऊँ तो मेरा हक है, लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर बन गए तो ये डाका डाला है, कराची पे डाका है। सर कॉन्टेक्स्ट भी तो देखें अब मुझे ये बताएं, देखिए मेरी बात, कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रख के वो कहते हैं कि जी हमारे PTI के बंदे जो हैं, जो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उन लोगों ने किसी कमरे में, हम कह रहे कि वो लोग वोट नहीं दे रहे तो फिर तो जस्टिफिकेशन बनती है, लेकिन जब वो 30-40 लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तकरीर दे के अपना मतलब कि जो वीडियो वो शेयर कर ले, ये मुझे बताएं कि ये नईम रहमान कौन है कि वो PTI के काउंसलर या उसके डिप्टी काउंसलर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन से वो कह रहे कि हम नहीं देते हैं। सर इसलिए कॉन्टेक्स्ट की बात करें क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो जेल में जा रहे हैं, उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जियो फेंसिंग ने ये जिना हाउस के अंदर ये PTI का रहनुमा, उसकी 25-30 कॉल्स उस टाइम पे की गई हैं उनकी तरफ से, वो बाद में तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो जाते तो हमारे टॉक शोज के अंदर बैठे हुए। मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो लोग इन्वॉल्व थे डायरेक्ट, ना किसी पार्टी को के लीडर को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना उनको सियासत में छोड़ना चाहिए, बल्कि यास्मीन राशिद जैसी देने का हक होना चाहिए, बल्कि यास्मीन राशिद जैसी, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, असद उमर, इन लोगों को निशान इबरत बनाए, इसलिए कि इसने मेरे जिना हाउस को जलाकर राख कर दिया है। और यास्मीन राशिद खड़े होकर लैंड क्लोजर पे और डायरेक्टिव्स देती हैं कि ज्यादा तादाद में आप जिना हाउस में जाके जलाएं, और फिर जो चौधरी एजाज है वो अपने बेटे को कह रहे कि हमने गमले को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ राख करके डाल जाए। ये मुझे बताएं कि जिस तस्वीर के नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सीनेट ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी चेयरमैन सीनेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे बताएं कि जिस तस्वीर के नीचे उसकी कुर्सी होती है, उस नाम को जलाने के लिए हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं सेनेटर साहब, हमने 75 सालों में अपने दुश्मन मुल्क को ये इजाजत नहीं दी थी कि हमारी डिग्निटी पे हमला करें। सर वो लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट इमरान और उसकी ग्रोन है, उस डिग्निटी पे हमला क्या है? लेकिन अफनान साहब ये भी तो अब देखें, ये जो 9 मई के वाकयात थे जिसके ऊपर हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, ये तमाम जो जिम्मेदारी आती है वो पार्टी की पॉलिसी, जो बयानात पार्टी के चेयरमैन के रहे, जिस तरह उकसाए गए, वो बातें कई दफ़ा हम यहाँ पर कर चुके हैं और ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है। लेकिन जो सियासत के ऊपर इसके असरात, इसकी एक तरफ इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसमें शफाफियत होनी चाहिए, दूसरी तरफ बात हो रही है शफाफ हो जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो भी, लेकिन इसके जो सियासत के ऊपर असरात हो रहे हैं उससे भी तो तासुर जो है वो भी तो शफाफ होने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र अभी उन्होंने किया, अगर वो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जमात से लाताल्लुकी का इजहार करती हैं, तो फिर उनके ऊपर भी कल को कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, जैसा कि मुराद राज साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम थे लेकिन वो तरीन साहब की पार्टी में। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड से लोग इसको तशबीह दे रहे हैं जिसका मरियम साहिबा हवाला देती थी। ये है कि जब हमारे लोगों को उठाया जा रहा था और हमारे लोगों की टिकटें वापस करवाई जा रही थी, जब हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को जेल में डाला गया और कैंपेन नहीं करने दी इलेक्शन से पहले, हमारे पूरे पाकिस्तान से दर्जनों विनिंग कैंडिडेट्स को जो है वो तोड़ा गया, TLP बनाई गई ताकि पंजाब का वोट तकसीम किया जाए, जो राइट विंग का वोट है जो यूजुअली PMLN को पड़ता है। तब जो है वो सारे के, तब इमरान खान साहब फरमाते थे कि जी मैंने विकटें उड़ा दी हैं, जो है वो मैंने ये कर दिया है, मैंने उसको अंदर करवा दिया। ये जो है ये लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज इन पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है तो बाकी सारे इनके साथ खड़े हों, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये खुद
जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं जो आज इनके साथ हो रहा है, और कोई ज़िम्मेदार नहीं है इनके। हमने 2013 से 2018 का जो हमारा दौर था, हालांकि इमरान खान साहब ने कोई गैर आइनी काम छोड़ा नहीं था जो ये कर सकते हमारे खिलाफ, और इन्होंने ना किया हो। इसके बावजूद हमने ना इनको जेल में डाला, ना हमने इनके किसी बंदे को जेल में डाला, बल्कि हमने इनकी पख्तूनख्वा की हुकूमत तक नहीं गिराई, जो हम गिरा सकते थे पीपल्स पार्टी और JUI के साथ मिलके, मगर हमने नहीं गिराई। लेकिन आप ये देखें कि इस अच्छाई का सिला इन्होंने हमें क्या दिया कि हमारी पार्टी तोड़ी, हमारे लोग तोड़े, और उसके ऊपर जश्न मनाया। आगे से इनके लोग कहते फिरते थे कि कोई पूछे तो बोलो खान आया है, जब हमारे लोग अंदर जाते थे। तो आज थोड़ी सी मुश्किल आई है। अच्छाई का सिला नहीं मिला तो सेंटर साहब आप ये कह रहे हैं कि अब आर्म ट्विस्टिंग की जाए तो ठीक है, हमारे साथ भी होती रही। नहीं, अच्छाई का नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये है ही इसी काबिल। इन्होंने क्यों हमला किया भाई? ये कौन होते? ये फौज में क्या कू इंस्टिगेट करेंगे ये इमरान खान साहब? इनके ये इस तरह की हरकतें करेंगे, इनके साथ इसी तरह ही होगा जो हो रहा है। इस मुल्क के अंदर सिविल वॉर कराना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है इनके साथ। ये मुझे बताएं ना। मेरा वैसे मौजू वो नहीं थे, मेरा मौजू आप दो जमातें थी, सवाल के अंदर ये बात जरूर आ गई, और वैसे भी मैं उनके क्या ही अब तस्करा करूं, इस मौजू के ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त सियासी अरीना के ऊपर अफनान साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों की जो तकारीर होती है उसमें भी आपका मुखातिब जो है, खास तौर पर बाग में जो मरियम साहिबा ने जलसा किया था, ओवरऑल PTI चेयरमैन ही रहे। इसकी क्या वजह है अफनान साहब? ये आप कह दें, फिर मैं क्लोज करना है प्रोग्राम। देखिए, इसकी वजह यह है कि जो फितना है ये अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करके दम लेंगे, और जितना इस मुल्क के अंदर तबाह बर्बादी इस फितने की वजह से आई है उसको हम ठीक करेंगे, और ये इसीलिए इसको टारगेट कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। और हमारे आगे कोशिश ज़्यादा ये है कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर, होप के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अपना मंशूर दें। हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि हम इमरान खान को वो करें, लेकिन आवाम को झूठ बोल के, झूठी कहानियाँ गढ़ के इसको सादिक और अमीन बना के जो है वो मतलब कि बिठाया गया है। तो ज़ाहिर है हमने आवाम को सच तो बताना है कि इसकी एक्चुअल औकात है क्या, इसकी एक्चुअल हरकतें हैं क्या, वो तो बताना हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम बताते रहेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि हम ख़त्म करेंगे इनको, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि उसकी फिर जिम्मेदारी भी खुद लेंगे, आगे जाके किसी और के ऊपर डाली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर बारामन तंगी साहब। सर, आप पहली दफ़ा आए प्रोग्राम में तो आपका खुसूसी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया है, इन इशूज़ के ऊपर फॉलो अप जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।